कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। क्रैश कोर्स का डे नंबर 42 है और आप लोगों ने जो 41 तक की क्लासेस हैं होपफुली वो आपकी तैयार हो गई होंगी। और कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, वो सब हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा ही इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको जल्दी से थोड़ा एंड होने दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का ही पोर्शन इसमें लेंदी होता है। और आज हमारी 7th की एंड हो जाएगी, ठीक है। यानी 7th की हिस्ट्री आज हमारी एंड हो जाएगी। कल से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री 8th में चलेगी। 9th 10th उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री फिर 11th 12th को ही ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो आपका एनसीईआरटी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि 50 से 55 यानी 55 क्लास तक हमारी हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 15-20 क्लासेस 20 क्लासेस मान के चलिए, उसमें जियोग्राफी का पोर्शन आएगा। तो हमारी 75 क्लासेस तक जियोग्राफी इंडे हो जाएगी। तो उसके ही बीच में आपको कंप्यूटर और यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये 50 क्लास के बाद तो ज़्यादा फोकस उसी पे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लिखो, जो चेर शासक थे उसने अभिलेख किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। लिखो, चेर शासकों के अभिलेखों में, चेर शासकों के अभिलेखों में किस भाषा व लिपि का प्रयोग हुआ है। किस भाषा प्लस लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। भाषा लिपि का प्रयोग हुआ है तो मलयालम, ठीक है। यानी कहीं न कहीं जो चेर शासक थे उन्होंने अपनी जो लिपि है, भाषा है, वो कौन सी भाषा है, बेसिकली मलयालम भाषा का उन्होंने अपने आप में प्रयोग किया है, ठीक है, पहला। इसके बाद यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, साउथ इंडिया में चलती थी मणिप्रवालम एक लिपि थी, ठीक है। लिखो, मणिप्रवालम। ये सब 7th का एंड हो रहा है। ये अपने आप में क्या है, लिपि है, साउथ इंडिया में चलती थी, ठीक है। इसके अलावा आपको पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर लिख लीजिए, उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। ये कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपको, चारण भाट क्या है। ये बच्चों एक प्रकार के राजस्थान के संदर्भ में एक शब्द चलता है चारण भाट, जहां पर कहानी काव्य गीत गाने वालों को चारण भाट कहा जाता है, ठीक है। लिखो, चारण भाट। ये क्या है, कहानी गीत या काव्य गाने वाले लोग, ठीक है। और कहाँ पर कहा जाता है इनको, राजस्थान में लिख देना ब्रैकेट, ठीक है। चारण भाट अपने आप में कहानी गीत या काव्य गाने वाले लोगों को राजस्थान में क्या कहा जाता है, चारण भाट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक आपको नृत्य शैलियां बताता हूं मैं, शास्त्रीय नृत्य कौन सा कहाँ का है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये जो शास्त्रीय नृत्य बताऊंगा मैं, इसको ध्यान रखना कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य मैं कहाँ का बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। पहला लिखो आप लोग भरतनाट्यम, पहला लिखोगे क्या, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है अपने आप में जो शास्त्रीय नृत्य है, यह है तमिलनाडु का। पहला क्या लिखोगे, तमिलनाडु का, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड लिखोगे कथकली, कथकली जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपने आप में केरला का। और सिंपल कथक आएगा तो यूपी का हो जाएगा, ठीक है। कथक हो जाएगा यूपी का। वो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे स्टार लगा देना। कथक आएगा तो यूपी, कथकली आएगा तो केरल, और यूपी मतलब उत्तर भारत कर देना इसको ब्रैकेट में, ठीक है। इसके अलावा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये है अपने आप में आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ओडिशा, इसके अलावा एक आता है ओडिसी, उड़ीसा का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला लिखो, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस राज्य में हुआ। चित्रकला की बसोहली शैली, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस राज्य में हुआ था। जो बसोहली शैली है वो है बच्चों हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको इसी प्रकार से, कांगड़ा शैली कहाँ से संबंधित है। चित्रकला की कांगड़ा शैली, चित्रकला की कांगड़ा शैली, ठीक है। इसी चित्रकला की है ये कांगड़ा शैली। ये अपने आप में कहाँ से है, ये है बच्चों पहाड़ी लघु चित्रकला, यानी पहाड़ी लघु चित्रकला बोलते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश वगैरह से ही है पहाड़ी शैली। लिखो, पहाड़ी लघु चित्रकला शैली, लघु चित्रकला
शैली, ठीक है। और ये भी अपने आप में कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश वगैरह ही इसका विकास हुआ था कांगड़ा शैली का, ठीक है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन आता है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है, ठीक है। बंगाल से, लिखो मंगल काव्य। मंगल काव्य जो है ब्रैक डैश करके लिखो, बंगाल से संबंधित साहित्य है, ठीक है। बंगाल से संबंधित साहित्य शैली है ये, क्या, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित है, बंगाल से संबंधित, ठीक है। इसी प्रकार से दो क्वेश्चन आते हैं, दो चाला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध भी बंगाल से। दो चाला और चौचाला स्थापत्य शैली लिखो, दो चाला प्लस चौचाला। स्थापत्य मतलब जो अपने आप में क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह होती है, ठीक है। स्थापत्य शैली ये भी किस राज्य से संबंधित है भारत में, बंगाल से, यानी वेस्ट बंगाल वगैरह साइड ये चलती है। दो चाला व चौचाला स्थापत्य शैली का विकास भी इसी जगह हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मुगल शासन के बाद का क्वेश्चन है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे कब लूटा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, इसको लिखो, नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कब किया करके क्वेश्चन आता है, यह है 1739 में, ठीक है। और यहीं से कोहिनूर वगैरह हीरा जो भी लेके क्या होगा, आप लोगों को पढ़ा होगा इसको। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके इसको कब लूटा, अगर क्वेश्चन पूछता है तो 1739 का क्वेश्चन है, नादिर शाह का दिल्ली में आक्रमण। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है, इसी नादिर शाह ने दिल्ली पर जब आक्रमण किया था, नादिर शाह का आक्रमण किसके समय हुआ था, लिखो। जैसे नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण ये किसके समय हुआ था, ये यहां पर दिल्ली में मुगल वंश का एक शासक था मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी बोला जाता था, ठीक है। मोहम्मद शाह के समय हुआ था, और इसी मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता था, रंगीला बादशाह, इसको क्या बोला जाता था, रंगीला। तो नादिर शाह का आक्रमण किसके समय हुआ था पूछेगा तो मोहम्मद शाह के समय लिखा के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नादिर शाह ने जब, देखो आपको ये पता होगा कि अफगान शासक था ये, इसने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया, यानी इसके बाद, यानी नादिर शाह के आक्रमण बाद के, देखो ये ऐसा है, ये ऐसे लिखो, ये कहाँ का था, अफगान का, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन क्या लिखना है, नादिर शाह के बाद किस अफगान ने, नादिर शाह के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया, नादिर शाह के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इसका जो नाम है, नादिर शाह के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया, इसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। क्या लिखोगे, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा यहाँ पर कितने बार आक्रमण किया गया था, 5 बार आक्रमण किया गया था। यानी नादिर शाह के आक्रमण के बाद 5 बार आक्रमण किसने किया था, अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद और अवध की स्थापना किसने की थी, लिखो, हैदराबाद राज्य की स्थापना, हैदराबाद की स्थापना जो की थी वो की थी निजाम उल मुल्क, ठीक है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने, क्या लिखोगे, निजाम उल मुल्क लिख दो, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ऐसे ही क्वेश्चन निजामुल मुल्क आता है, ठीक है, ऑप्शन में आसफ जाह। और एक लिखो, अवध राज्य की स्थापना किसने की थी, बुरहान उल मुल्क ने, बुरहान उल मुल्क के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, अपने आप में ये दूसरा अवध राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और तीसरा बंगाल लिखो, मुर्शिद कुली खां, बंगाल जो राज्य था उसका शासक कौन था, मुर्शिद कुली खां यहाँ का क्या था, फेमस शासक था, ठीक है। ये मिलाने को भी आते हैं, ये ध्यान रखना, बंगाल का जो फेमस शासक था मुर्शिद कुली खां था, अवध का बुरहान उल मुल्क से स्थापना की थी, और हैदराबाद की स्थापना जो थी निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई थी। ये आपके मतलब 7th की NCERT जो हो रही हो एंड हो रही है, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है अवध, ये जो मतलब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ से, एक मुगल साम्राज्य में एक प्रथा थी, इसको इजारेदारी प्रथा बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या था, राजस्व वसूल करने की प्रथा थी, लिखो, मुगल शासन में इजारेदारी, मुगल शासन में इजारेदारी प्रथा का संबंध था राजस्व वसूल,
मुगल शासन में इजारेदारी प्रथा का संबंध किसी से था? राजस्व वसूल करने से था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, सिखों से संबंधित मिस्र क्या थे? योद्धाओं का समूह। लिखो, सिख जो वो थे सिखों से संबंधित, ठीक है, सिख लोग जो थे सिखों से संबंधित मिस्र क्या होता था? यानी इनके उसमें एक शब्द यूज होता है मिस्र, ये होता है बच्चों योद्धाओं का समूह, योद्धाओं का समूह, यानी एक ग्रुप होता है जो क्या होता है योद्धाओं का से संबंधित होता है। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, राखी व्यवस्था का संबंध, यानी इन लोगों के उसमें एक राखी व्यवस्था थी। क्या थी? राखी। ये उत्तराखंड के इतिहास में भी पढ़ा रखा है मैंने। राखी व्यवस्था लिखो, सिखों से संबंधित राखी व्यवस्था, ये मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, आपको अगर ध्यान होगा। ये क्या था? किसानों से उनकी उपज का 20% यानी 1/5 कर होता था। देखो, उपज का 20% या इसी को क्या बोलते हैं 1/5, ठीक है, कर लिया जाता था, इसको बोला जाता था राखी व्यवस्था, यानी राखी कर होता था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रणजीत सिंह ने 1799 अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो छोड़ दो ऐसे। शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा क्या था? लिखो, शिवाजी के शासनकाल में, शिवाजी के बाद, महाराज शिवाजी के बाद पेशवा क्या होता था? मतलब इनके शासनकाल में पेशवा जो होता था वो होता था बच्चों प्रधानमंत्री। ठीक है, ये बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री। यानी शिवाजी के शासनकाल के बाद जो पेशवा शब्द था वो किस चीज के लिए यूज होता था? उन मंत्रियों में जो सबसे प्रधान होगा उसको पेशवा बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के मराठों के समय 2 फेमस कर थे, चौथ प्लस सरदेशमुखी। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, चौथ प्लस सरदेशमुखी, ये 2 टैक्स लगे थे मुगल शासनकाल में, ये सॉरी मराठा शासन में। चौथ जो था बच्चों जमींदारों द्वारा वसूले जाते थे, और ये मतलब चौथ तथा सरदेशमुखी कर का संबंध लिखो, मराठा से संबंधित है। ठीक है, मराठा से संबंधित, यानी चौथ और सरदेशमुखी क्या था पूछेगा तो एक प्रकार का टैक्स था जो मराठा साम्राज्य से संबंधित था। जो चौथ होता था वो कौन वसूलते थे? जो जमींदार लोग होते थे। ठीक है, और ये क्या होता था? एक भू राजस्व का 25% होता था, और जो ये होता था मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता के द्वारा दिए जाने वाला होता था। ये 9 से 10% हिस्सा होता था मुगल का। ठीक है, इसको लिखो, चौथ के नीचे लिख दो आप, ये 25% होता था, उपज का 25%, यानी 1/4 एक हिसाब से कहा जाए। ठीक है, और ये जो होता था ये 9 से 10% के आसपास होता था, 9 से 10% के आसपास ये वाला जो टैक्स होता था सरदेशमुखी। तो सिंपल आपको ये यहीं से भी इतना ही पूछता है कि चौथ और सरदेशमुखी जो थे वो क्या थे और किन राज्यों मतलब किस साम्राज्य द्वारा उसको लगाया गया था। ठीक है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स था किसके शासनकाल पे? मराठा लेते थे। ठीक है, चौथ तो लेते थे, सरदेशमुखी भी लेते थे कि तुम्हारे राज्य में आक्रमण नहीं करेंगे, हमें ये 2 टाइप का था। सॉरी, अगला लिखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, ये हुई थी बच्चों 1761 में। किस किस के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ठीक है, लिखो, अहमद, अफगान था ये। ठीक है, शाह अब्दाली प्लस मराठा। अब ये जो अहमद शाह अब्दाली है इसको अफगान भी लिखा हो सकता है आपके एग्जामिनर ने। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको अफगान प्लस मराठा भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसका नाम न देके डायरेक्ट इसका स्ट्रेटजी से क्वेश्चन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला लिखना है, किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली? तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है राजस्थान वगैरह क्वेश्चन लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दीग के किले का निर्माण किसने किया था? एक दीग का किला है, दीग का किला, ये क्या था? जाट नेता था एक सूरजमल। कौन था इसका नाम? जाट नेता एक सूरजमल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, नादिर शाह ने जब मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था, आपको पता होगा, तो उसे क्षेत्रीय शक्ति किसने उसका सपोर्ट किया था? ठीक है, तो जहां आपने एक क्वेश्चन लिखा है ना नादिर शाह का 1739वां अटैक, इससे पीछे लिखा है आपने नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ब्रैकेट में उसको लिख लो, उसी के ब्रैकेट में लिखो मराठा प्लस सिख द्वारा उसको सहयोग दिया गया था, उसी के ब्रैकेट में लिखना मराठा और सिख द्वारा उसको सहयोग दिया गया था। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, इब्न बतूता कब भारत आया था? किसके समय आया था भारत? सुना होगा ना इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आया, यह आया था बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन
तुगलक के समय क्या आया था, ये भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या आया था, भारत आया था। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था इब्न बतूता। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, जहांगीर। सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था, मतलब जहांगीर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। लिखो, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। औरंगजेब को क्या ठहराया जाता है, जिम्मेवार ठहराया जाता है। ठीक है, ये किस सिख गुरु के लिए है अगर पूछता है तो इसका नाम है गुरु तेग बहादुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, औरंगजेब जिम्मेदार किसके लिए है, गुरु तेग बहादुर, यानी तेग बहादुर की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है, औरंगजेब जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन भी आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 किताबें लिखाऊंगा तो इसी के साथ हमारा 7th की एनसीईआरटी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यानी आपकी जो 6th के साथ साथ 7th है वो भी आज क्या हो गया, एंड हो गया। इसके बाद हमारा 8th 9th 10th 11th 12th बचता है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। अगला एक क्वेश्चन लिखो, शाहनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है। शाहनामा किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी ने, फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा के लेखक पूछेगा तो फिरदौसी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है। पृथ्वीराज रासो ये लिखी है बच्चों चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, चंद बरदाई कर देना। ठीक है, चंद बरदाई लिख दो, इस प्रकार रॉ मत कर देना, चंद बरदाई कर दो, पूरा एक करना आप लोग। ठीक है, चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखे गए हैं, जयदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सब। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा। नेक्स्ट, चोलों की प्रारंभिक राजधानी लिखो, तंजौर। चोल राजधानी कहाँ थी, तंजौर में थी। ठीक है, कौन सी राजधानी थी कि प्रारंभिक, स्टार्टिंग में जहां पे इनने रूल किया था। और अंतिम क्वेश्चन लिखना है आपको, किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, उपनिषदों का फारसी अनुवाद। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था, दारा सिकोह ने। ठीक है, ये सुलेमान सिकोह के पिता दारा सिकोह के द्वारा क्या किया गया था, उपनिषदों का अपने आप में किस में अनुवाद किया गया था, फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल राजा था ये दारा सिकोह। इसके बाद अगला सेक्शन आता है आपका उत्तराखंड, और बिना उत्तराखंड पढ़े आप लोग जानते ही हैं कि आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो सेक्शन है वो हमने देखना है, तो अपना हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उत्तराखंड का सेक्शन। ठीक है, उत्तराखंड में पहला क्वेश्चन लिखना है आपको, नेपाल द्वारा कुमाऊं गढ़वाल में भेजा गया सर्वोच्च सेनापति का कौन नाम था। ठीक है, उत्तराखंड लिखो, नेपाल द्वारा गढ़वाल व कुमाऊं में भेजा गया सर्वोच्च सेनापति कौन था। पहला क्वेश्चन लिखो, तो लिखो नेपाल द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल में भेजा गया सर्वोच्च सेनापति, नेपाल यानी गोरखा द्वारा। ठीक है, नेपाल द्वारा कुमाऊं प्लस गढ़वाल पर भेजा गया, पूरा क्वेश्चन लिखना आप लोग। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन था, इसका नाम है बच्चों अपने आप में अमर सिंह थापा। ठीक है, कौन है, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा 1842 मान के चले 1815 के समथिंग इसने यहाँ पर मतलब सेनापति के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, मौलाराम द्वारा दानवीर कर्ण की उपाधि किसको दी गई थी। लिखो, मौलाराम द्वारा दानवीर कर्ण, मौलाराम द्वारा दानवीर कर्ण की उपाधि किसको दी गई थी, ये की थी रणजोर सिंह को। ठीक है, किसको दी गई थी, रणजोर सिंह, रणजोर सिंह को दी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है आपको, नीति घाटी के भोटांतिकों का आत्मसमर्पण किसके समय हुआ था, रणजोर सिंह के समय। क्योंकि जो भोटांतिक थे वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, मैंने आपको लिखाया भी था, नीति घाटी जो थी वहां पे जो भोटिया लिख रहते थे। ठीक है, नीति घाटी के भोटांतिकों द्वारा आत्मसमर्पण,
किसके समय हुआ था पूछेगा तो रणजोत सिंह के समय हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कंपनी के लिए भांग का उत्पादन एवं लीसे का व्यापार किसने किया था? जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके लिए। ठीक है, कंपनी हेतु भांग प्लस लीसे का व्यापार, ये करने वाला जो शासक था भैरव थापा, भैरव थापा जी ने क्या किया था अपने आप में, कंपनी के लिए भांग व लीसे का उत्पादन किया था। ठीक है, इसके बाद गोरखू के समय कुसही नामक कर किससे लिया जाता था? ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन, गोरखू के समय कुसही नामक कर, कुसही कर ये ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, गोरखू के समय कुसही नामक जो कर लिया जाता था टैक्स, वो किससे लिया जाता था? ब्राह्मण से लिया जाता था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, गोरखू का 1803 में जब आक्रमण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। आपको पता होगा गोरखू ने जो गढ़वाल पर आक्रमण किया था, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, लिखो गोरखू के गढ़वाल आक्रमण के समय नेतृत्व, गोरखू के गढ़वाल आक्रमण के समय नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था बच्चों? अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा प्लस हस्तिदल चौतरिया, हस्तिदल चौतरिया के समय ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, गोरखू के समय दासों की नीलामी किस स्थान से होती थी? भीमगोड़ा। गोरखू के समय दास नीलामी का जो स्थान था वो कहाँ था? भीमगोड़ा में, भीमगोड़ा हरिद्वार के पास। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो हर की पौड़ी के निकट। क्या लिखोगे? हर की पैड़ी, हर की पैड़ी के निकट। ठीक है, हर की पैड़ी के निकट है। ठीक है, भीमगोड़ा। तो अब इसमें देखो कुछ प्रमुख कर लिखने हैं आपके गोरखा शासन के। ठीक है, इंपोर्टेंट टैक्स जो आपको याद रहने चाहिए, क्या पता मिलाने को कभी पूछ सके। पहला लिखो आप, मिझारी नाम का कर किससे लेते थे? मिझारी ये होते थे बच्चों जो शिल्पकारी करते थे ना, उस पर लगता था। ठीक है, शिल्पकारी करने वालों पर जो कर लेते थे, मिझारी नाम का। नेक्स्ट पुंगाड़ी नाम का कर होता था इनका एक फेमस, क्या होता था? पुंगाड़ी। ये लगता था बच्चों भूमिकर था। ठीक है, और ये सैनिक का वेतन इसी कर की आय से होता था, भूमिकर। ब्रैकेट में लिखो सैनिक वेतन हेतु इसका यूज, सैनिक वेतन हेतु इसका क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसी के प्रकार अगला आता है टांड कर, या हिंदू प्लस भूटिया बुनकरों पे लिया जाता था। टांड कर बुनकरों पे, बुनकरों पर। कौन बुनकर? हिंदू प्लस भूटिया जो बुनकर होते थे उन पर ही क्या किया जाता था? टांड नामक एक प्रकार का टैक्स लगाते थे। ठीक है, कौन लोग? ये जो भूटान थे, ये जो मतलब अपने आप में गोरखा शासन के समय जो टैक्स लगते थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला आता है वो यहीं पे क्वेश्चन आता है जो इंपोर्टेंट है, पगड़ी या पगड़ी जो होता था यह भूमि या संपत्ति के क्रय पर लगता था। ठीक है, लिखो पगड़ी ऑब्लिक पगड़ी। तो क्या इसमें लिखोगे, जो मतलब ये जो कर लगता था भूमि या संपत्ति के क्रय पर, ठीक है, क्रय पर, यानी आपने जमीन वगैरह ले ली या जो भी कर दिया उस पे लगता था। ठीक है, इसके बाद आता था इनके समय में मरो नाम का, यह पुत्रहीन व्यक्ति पर लगता था। मरो नामक कर लगता था पुत्रहीन व्यक्ति, जिसके बच्चे नहीं होते थे। ठीक है, उस पे पुत्र नहीं होता था जिसका। और सोनिया फागुन क्या था? गोरखा शासन द्वारा मनाए जा रहे उत्सवों के लिए, यानी एक और टैक्स था इनका, सोनिया फागुन उत्सव पे लगाते थे। ठीक है, उत्सव जो मेले वेले होते थे उस पे ये लोग टैक्स लगाते थे, सोनिया फागुन होता था। ठीक है, और एक जान्या था, लास्ट क्वेश्चन है जान्या, ये था राजकीय कर्मचारियों पर, जो इनके राजकीय कर्मचारी होंगे, गवर्नमेंट होंगे इनके राजकीय कर्मचारी, उस पे जो लगता था वो लगता था किस पे? क्या? जान्या नामक कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, गोरखों का शासनकाल उत्तराखंड में कब से कब तक रहा है? गोरखा शासन ये कब से कब तक रहा था? 1800
मतलब 1815 तक लिखो, 1815 तक ये शासन रहा था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन लिखना आपको, दून घाटी में सिख लुटेरों का अंत किसने किया था? हस्तिदल चौतरिया ने। दून घाटी में सिख लुटेरों का अंत जो किया था वो किसने किया था? वो हस्तिदल चौतरिया ने। के द्वारा ये एंड किया गया था, ठीक है। ये था आपका आज का कौन सा? उत्तराखंड का सेशन। इसके बाद जो आपका अगला आता है बच्चों, वो आता है कंप्यूटर, क्योंकि हमने हर सेशन देखना है। कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन आ गए, उन 5-6 क्वेश्चन से अगर नैया डूब गई तो फिर फायदा क्या है सब पढ़ने का, ठीक है। अभी है तो अब देखो, उत्तराखंड में आपको मैं पहले एक चीज बताता हूँ, एक केसेज होते हैं कंप्यूटर में। उसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज लिखा है, मैंने क्या लिखा, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, YOGESH। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एक सेंटेंस केसेस भी होते हैं, अलग अलग टॉगल केस वगैरह होते हैं। कभी आपको पहला लेटर जो है स्मॉल करना है, या पहला कैपिटल करना है, या पहला स्मॉल करके बाकी कैपिटल करने हैं, तो ये एक चेंज करने का एक फॉर्मेट होता है। तो वो कब किस में यूज होता है वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए कंप्यूटर के संबंधित, चेंज केसेज, चेंज केसेज, केस लिखो, चेंज केस लिखना है, ठीक है। पहला लिखना है आपको सेंटेंस केस, सेंटेंस केस लिखना है, ठीक है। ये सेंटेंस केस क्या होता है, आप में इसमें आगे लिखो, वाक्य का प्रथम अक्षर बड़ा और अन्य सभी को छोटा रहने देता है। यानी कोई भी वाक्य होगा, उसका पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा, बाकी सब छोटा, ठीक है। लिखो पहला अक्षर कैपिटल यानी बड़ा, कॉमा अन्य छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि अगर आपको पहला अक्षर बड़ा रखना हो, अन्य छोटे रखने हो, तो आप कौन से केस का प्रयोग करोगे, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? सीधे सीधे सेंटेंस केस, ठीक है। सेकंड आता है आपका लोअर केस, लोअर केस, ठीक है। ये लोअर केस क्या होता है, इसमें सभी अक्षर को स्मॉल लेटर में दिखाओगे आप, ठीक है। तो लिखो सभी स्मॉल लेटर, सभी अक्षर किस लेटर में होंगे? स्मॉल होंगे, ठीक है। यानी सबको सब स्मॉल, यानी जैसे मैंने अपना नाम लिखा सब स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। थर्ड होता है अपर केस, नाम से ही लग रहे हैं, अपर केस। इसमें क्या होगा, सभी अक्षर कैपिटल लेटर होंगे, ठीक है। यानी सभी अक्षर क्या होंगे? बड़े होंगे, सभी अक्षर कैपिटल लेटर में होंगे, ठीक है। यानी सभी के सभी अक्षर बड़े होंगे, तो उसको अपर केस बोलते हैं। इसके बाद एक होता है बच्चों टाइटल केस, TITLE, ठीक है। फोर्थ लिखो टाइटल केस। इसमें क्या होता है, वाक्य का जो प्रथम अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर में परिवर्तित करना होगा, ठीक है। जैसे आपने क्या हुआ, कुछ सेंटेंस लिख दिया, आपने लिखा कि यार वाक्य का मैं पहला अक्षर चेंज कर दूं, यानी आपका पहला अक्षर आपको जैसे कैसे भी लिखा है, लेकिन आप सिर्फ चाहते कि पहला अक्षर क्या हो, मतलब कैपिटल लेटर करना है, तो वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करना होता है, टाइटल केस, ठीक है। वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल करने हेतु, कैपिटल हेतु किस केस का आप प्रयोग करोगे, उसको बोलते हैं टाइटल केस, ठीक है। और अंत आता है आपका टॉगल केस। इसमें क्या होगा, कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल में परिवर्तित करना है, ठीक है। फिफ्थ कहाँ लिखो, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट लिखो टॉगल केस, क्या लिखोगे? टॉगल केस। फिफ्थ यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, TO टॉगल केस, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, मतलब कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल। देखो इसमें क्या होगा, जो कैपिटल होगा उसको क्या करोगे आप? स्मॉल करोगे, या जो स्मॉल होगा उसको क्या कर दोगे आप? कैपिटल लेटर में लिख दोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर में केसेस आते हैं डिफरेंट टाइप के, वो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो आपने कंप्यूटर, अगर जो बच्चे जिसके पास है उसको तो पता ही होगा, लेकिन इसमें कुछ स्टैंडर्ड टूल बार आते हैं। तो हेडिंग लिखो कुछ इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार लिखने की इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, कभी भी आपको ना
प्रिंट प्रीव्यू देखना होगा। यानी आपको जैसे प्रिंट कैसा आ रहा है उसको पहले प्रीव्यू करना है कि वो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए कंट्रोल और F2 दबाते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो आप लोग प्रिंट प्रीव्यू। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप कभी प्रिंट देते हैं उससे पहले चेक करना चाहते हैं कि यार वो दिखेगा कैसे, तो आप कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाओगे, F2। ठीक है, तो लिखो कंट्रोल प्लस F2, यानी CTRL शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको कभी भी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी होगी, सही है नहीं, तो उसके लिए F7 दबाओगे आप। ठीक है, SPELLING स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आपको चेक करनी होगी तो उसके लिए कौन सा बटन दबाओगे आप कंप्यूटर में, F7 दबाओगे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आपको शॉर्टकट कीज बताता हूं मैं। एक लिखो आप कट, सेकंड लिखो आप कॉपी, थर्ड लिखो आप पेस्ट। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट, और एक लिखो अंडू और एक लिखो रीडू। क्या लिखोगे, अंडू और रीडू, अंडू और रीडू। ये 4-5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कट अगर कभी कोई चीज करनी होती है, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई चीज कहीं पे है आपकी, उसको उठा के अगर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, लेकिन वो जहां से उठाई वो वहां भी ना रहे, उसको बोलते हैं कट। ठीक है, तो कट के लिए हमेशा दबाओगे आप कंट्रोल प्लस एक्स, तो लिखो CTRL कंट्रोल प्लस एक्स बटन दबा दोगे तो कट हो जाएगा। कॉपी के लिए तो सिंपल है, कंट्रोल प्लस सी दबाओगे आप, CTRL प्लस सी। ठीक है, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ भी दबा दोगे, भी बटन CTRL कंट्रोल प्लस भी दबा दोगे। ठीक है, इसके अलावा अंडू और रीडू आता है, कंट्रोल के प्लस जेड दबाओगे तो आप अंडू हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। अंडू और रीडू क्या होता है पता है ना, जैसे आपने कोई एक्टिविटीज की कंप्यूटर में, आपको लगा ना मैंने एक स्टेप आगे बढ़ गया, जैसे आपने कुछ, जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हो, आपको लगा मैंने ये कर दिया, या आपने कहीं पे पेंटिंग कर रहे हो, आपने कोई लाल कलर डाल दिया उसमें, आपको लगा यार गंदा लग रहा है, मैं इसको अंडू कर देता हूं, तो आप पूरा उससे पहले की स्टेज में आ जाओगे कंट्रोल प्लस जेड दबा के। आपको ना लगा वही सही है तो कंट्रोल प्लस वाई कर दोगे। तो ये आपको क्या होना चाहिए, कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू का अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक हाइपर लिंक का आता है। हाइपर लिंक जो होता है ना, जो कर्सर में देखा होगा आपने, जो एरो टाइप का दिखता है आपके कंप्यूटर में, वो कहाँ जहां पे शिफ्ट होगा, जहां भी वो मूव करता है, उसके लिए जो आप दबाते हो वो कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे आप, के दबाओगे। ठीक है, तो अगला लिखो हाइपर लिंक, हाइपर लिंक कंट्रोल प्लस के दबाओगे। ठीक है, हाइपर लिंक के। इसी के अलावा कभी आपको ओपन, सेव और प्रिंट का काम करना है तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ओपन जैसे करना होगा, इसके लिए क्या लिखोगे, कंट्रोल प्लस ओ, नाम से ही लग रहा है। सेव करना है जैसे कोई चीज, कंट्रोल प्लस एस लिखना है, लेकिन प्रिंट भी करना है तो कंट्रोल प्लस पी, एंड प्रिंट। ये तो सिंपल है। ठीक है, जैसा है उसी नाम से, कंट्रोल प्लस पी, ये तो सिंपल से है, आप इजीली इसको देख लोगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे एक मतलब आपको दस्तावेज को ईमेल के साथ ढांचे के रूप में भेजना, तो मेल रिसेप्ट कहलाता है, वो तो छोड़ दो, वो कुछ नहीं करना है। तो आपको जो ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड टूल बार है, यही आपके आते भी हैं पेपर में। ठीक है, इससे आप लोग देख लेना कि स्टैंडर्ड टूल बार कौन कौन से हो सकते हैं और सेंटेंसिंग केसेस क्या क्या होते हैं, चेंज केस में टोगल केस क्या होता है, इसके अलावा अपने आप में जो भी मैंने बताया सेंटेंस केस क्या होता है, अपर लोअर, ये आपको इसी तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अब देखो, क्योंकि 7th की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद अब 8th यानी मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो शुरू होगा तो मान के चलिए इतने पोर्शन से आपकी जो क्वेश्चन आता है जीएस में वो बन जाता है, लेकिन 11th 12th की भी हम करेंगे। हम लोगों के पास समय है, समय नहीं होता नहीं करते। ठीक है, अभी हम 50% रास्ता तय नहीं किया, 50% अभी और है, हमारा अधिकांश पोर्शन कवर होने को जा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।